हे एवरीवन, सो इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को। और ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का सीरीज का पहला लेक्चर होगा। ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा हमारा, राइट। तो इट विल बी द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। और ये हमारा होगा लेक्चर 1। इसमें हम लोग बेसिक बेसिक बातों के बारे में देखेंगे कि इंडिया का एक्सटेंट क्या है, इंडिया का ग्लोबल पोजीशन क्या है, ठीक है, इंडिया का एरिया क्या है, एरिया वाइज क्या है। तो ये सब चीज़ों को देखेंगे जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं एग्जाम में, जो पूछे जाते हैं ऑनलाइन एग्जाम में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले। तो इंडिया, ये हमारा हो गया इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया। देखो, एक सेकंड, या ओके फाइन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो इंडिया का जो पोजीशन है ग्लोब पे, वो कहाँ पे है। तो ऐसे समझो कि अगर हम लोग जब भी किसी का एड्रेस पूछते हैं, तो हम लोग जब एक ह्यूमन अपना एड्रेस बताता है तो कैसे बताते हैं? वो तो अपना एड्रेस बताएगा, पिन कोड बताएगा, राइट, एरिया कोड बताएगा, स्टेट बताएगा। बट जब हम किसी कंट्री का बात कर रहे हैं और उसके लोकेशन का बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लोब, ग्लोब के ऊपर, जब हम ये बात कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा वो हम लोग देख लेंगे अभी। तो इसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो इंडिया का जो पोजीशन है वो ग्लोब पे है कहाँ पे, राइट। सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक पहले हम लोग ग्लोब बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये ग्लोब है, राइट। एक सेकेंड, या ठीक है। राइट, तो ये हो गया हमारा ग्लोब, ठीक है। अब देखो, यहां पे एक 0 डिग्री पास हुआ है, इक्वेटर है, ठीक है। इसके ऊपर होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे 23.5 साउथ हो गया। और मान लेते हैं कि एक यहाँ से 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम पे, ग्रीनविच कहाँ पे है, लंदन में, तो यहाँ से पास होता है 0 डिग्री। इसी के रेफरेंस में हम लोग इधर ईस्ट हो जाता है और इधर वेस्ट हो जाता है। इतना तो हम लोग को पता होगा, और नहीं होगा तो हम लोग आगे समझ लेंगे इस चीज़ों को। तो ये देखो, तो इंडिया का जो एक्सटेंट है यहाँ पे समझते हैं, राइट। इंडिया का एक्सटेंट, एक्सटेंट जब कहने का बात है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है वो देखेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, तो ये देखो लैटिट्यूड हमारा 8.8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो यहां से ये जो है हमारा, ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू ये वाला पोर्शन 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहाँ पे जो है हमारा वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न, ठीक है। ये हो गया ईस्टर्न, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, एंड दिस इज द सदर्न। अब यहाँ पे एक देखो, अगर सवाल में ये रहे कि ये मेन लैंड जो एरिया है उसका नॉर्दर्न सदर्न करना हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो पॉइंट है कन्याकुमारी को मानते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इंडिया दिया हो, मेनलैंड नहीं दिया हो, मेनलैंड का मेंशन नहीं किया हो, तो इंडिया देखो यहाँ पे अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार आइलैंड तो यहाँ तक है। तो उस समय हम ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो हमारा इंदिरा पॉइंट है उसको भी हम कंसिडर करेंगे द सदर्न मोस्ट, और यहाँ से हम लेंगे, जब यहाँ से हम लेंगे तो हमारा लैटिट्यूड जो हो जाएगा वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से होगा, राइट। बट
जनरली हम लोग बात मेनलैंड का ही करते हैं, तो मेनलैंड जो हमारा इंडिया है उसका हमारा लैटिट्यूड ये रहा, ठीक है, ये है हमारा, और ये है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो जब ये नॉर्थ नॉर्थ और ईस्ट ईस्ट में है, इसका मतलब ग्लोब पे हमारा जो पोजीशन होगा, मान लेते हैं यहाँ पे बीच, ये बीचों बीच से हमारा इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है, तो ये मान लेते हैं, तो ये कहाँ पे है, इक्वेटर के नॉर्थ में, और लॉन्गिट्यूड जो है हमारा ग्रीनविच मेरिडियन टाइम उसके ईस्ट में, तो ग्लोबल पोजीशन जो इंडिया का है वो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हमारा एक्सटेंट ये हो गया। अगर मेन लैंड इंडिया का बात करेंगे तो कन्याकुमारी को सदर्न मोस्ट, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इस, एक सेकेंड, चलो एक सेकेंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखो, अगर पूछे कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, ईस्टर्न मोस्ट, तो एक जगह है कीबीथू, कीबीथू, जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, जो हमारा यहाँ वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन, तो ये है किबीथू जगह का नाम है, और अंजाव डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी पूछता है तो अंजाव होगा, अगर एग्जैक्ट प्लेस पूछता है तो किबीथू होगा, ठीक है। ये ईस्टर्न मोस्ट हो गया, तो ये ईस्टर्न मोस्ट है, तो वेस्टर्न मोस्ट कौन सा होगा, वेस्टर्न मोस्ट मतलब हम कह रहे हैं, मतलब यहाँ का बात कर रहे हैं, तो इस जगह पे एक कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है गुहार मोती, या गुआर मोती भी बोलते हैं उसे, गुआर मोती, ये है हमारा कच्छ डिस्ट्रिक्ट, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, ठीक है। तो ये फैक्ट हो गया, ईस्टर्न मोस्ट हो गया, वेस्टर्न मोस्ट हो गया। नाउ नॉर्दर्न मोस्ट, तो नॉर्दर्न मोस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आज के टाइम पे लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, राइट। तो ये हो गया नॉर्दर्न मोस्ट, एंड लाइकवाइज सदर्न मोस्ट जो हमारा होगा, यहाँ पे देखो कैच है, क्या कैच है, अगर एग्जाम में मेन लैंड रहे, इफ इट इज़ अ मेन लैंड, देन तो कन्याकुमारी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, कन्याकुमारी। बट इफ ओनली ये मेन लैंड ना छोड़ के बस सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया कह देता है क्वेश्चन, अगर इंडिया पूछ रहा है, तो ये होगा हमारा, यहाँ पे जो है ग्रेट एंड निकोबार आइलैंड में एक जगह है जिसके हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, राइट। और इसे हम इंदिरा पॉइंट को हम पहले, यहाँ पे देखो हमने मेंशन भी कर रखा है, इंदिरा पॉइंट को पहले हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे, ठीक, अभी भी बोल सकते हैं, बट ये नाम अभी यूज़ नहीं होता ज़्यादा, तो पिग्मेलियन पॉइंट भी अगर एग्ज़ाम में हो तो आप उसे लगा सकते हो आंसर, ठीक है, जिसका हमारा कोऑर्डिनेट जो है वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यहाँ से स्टार्ट होता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेके, जब हम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारा लैटिट्यूड हो गया, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। देखो यहाँ पे एक और चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो जो हमारा 8 to 37 के बीच अगर देखा जाए, ये वाला, सॉरी, ठीक है, 8 to 37, तो लगभग यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 30 डिग्री का, ठीक है। और 68 अगर 97 में हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ भी 30 के आसपास है, तो बोथ द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो हमारा उसका जो डिफरेंस है, तो वो रफली है 30 डिग्री का, ठीक है। अब 30 डिग्री ये जो बात है, ये क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है ये समझना है। 30 डिग्री का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो 1 डिग्री अर्थ को रोटेट करने के लिए 4 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है, 4 मिनट्स। तो अगर हम 30 डिग्री अगर हम अर्थ को रोटेट करेंगे तो 30 डिग्री इंटू व्हाट, 4 मिनट हो जाएगा ना,
तो कितना हो जाएगा 120 मिनट्स। 120 मिनट्स सिंपली क्या है 2 आवर्स है। इसीलिए हम लोगों ने देखा है और पढ़ा भी है कि जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, और जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है जो गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ और के टाइम और यहाँ के टाइम में 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये 2 आवर्स का डिफरेंस जो है इसको, चूंकि इंडिया के पास अपना सिंगल टाइम जोन है, तो एक टाइम जोन को रखने के लिए जो हमारा जो इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो है हमारा 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। वो कहाँ से है? वो होता है यूपी में एक जगह है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर सीरीज तो देखी होगी, मिर्ज़ापुर यूपी, यहाँ से पास होता है। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो हमारा मेरिडियन है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। राइट, तो ये हो गया एक फैक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम एक चीज़ और समझते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड का इम्प्लीकेशन क्या होता है। वो तो स्टैंडर्ड मेरिडियन तो है ही, तो एक तो ये हो गया, प्लस लैटिट्यूड का जो इम्प्लीकेशन है वो है लेंथ ऑफ डे एंड नाइट का। अगर हम ये नोटिस करें, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बट अभी यहाँ पे बस थोड़ा सा समझ लेते हैं बेसिक चीज़ों को। यहाँ पे ऐसे देखो कि ये हमारा अर्थ है, ग्लोब है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि सन जो है, सन का डायरेक्टली जो लाइट है वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो सनलाइट सबसे ज़्यादा रहता है इक्वेटर पे। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो हमारा साउथ में जो सदर्न स्टेट है, सदर्न स्टेट कहने का मतलब जो भी स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे 23 डिग्री 23.5 डिग्री जो नॉर्थ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके नीचे वाला जो पेनिनसुलार इंडिया है, और उसका गुजरात के ऊपर तो नॉर्दर्न इंडिया हम लोग कहते हैं। तो ये जो हमारा इंडिया का जो सदर्न पार्ट है ना, वो क्या है, इक्वेटर के ज़्यादा करीब है, और इक्वेटर पे सनलाइट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वर्टिकली फॉल करता है इक्वेटर पे। तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो लेंथ है डे और नाइट का, वो साउथ में उसके डिफरेंस बिटवीन होगा, डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इन साउथ इंडिया, वहाँ पे 45 मिनट हो सकता है मैक्सिमम। राइट, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ना 5 आवर्स जा सकता है मैक्सिमम, कि हो सकता है कि दिन और रात में जो टाइम ड्यूरेशन है उसके डिफरेंस में 5 घंटे का अंतर हो जाए। तो ये जो हो रहा है ना, ये लैटिट्यूड की वजह से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर चले जाएंगे, वैसे वैसे सनलाइट के पेनिट्रेशन से हम लोग और कम होता जाएगा। तो सनलाइट का पेनिट्रेशन कम होगा, इसका मतलब वहाँ पे डे का जो ड्यूरेशन होगा डे टाइम का, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो डे और नाइट के टाइम का जो ड्यूरेशन होगा उसमें ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा। तो एक तो फैक्ट ये हो गया कि लैटिट्यूड का इम्प्लीकेशन हम लोग कहाँ पे करते हैं। राइट, नाउ द लॉन्गिट्यूड इम्प्लीकेशन हमने देखा। स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो हमारा इंडिया का है वो मिर्ज़ापुर से, यूपी में मिर्ज़ापुर एक जगह है, वहाँ से पास होता है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकते हैं, जैसे कि देखो अभी हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड, 1 मिनट। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा इंडिया के 8 स्टेट से, ठीक है, 8 स्टेट से पास होता है। ठीक है, जो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में देखें तो पहला जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला जो है वो गुजरात है 8 स्टेट में। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं कि स्टार्ट किया है, तो एक गुजरात चला गया। ठीक है, गुजरात। राइट, गुजरात के बाद देखो राजस्थान भी थोड़ा टच कर रहा है, यहाँ पे राजस्थान भी है, यहाँ गुजरात है, यहाँ राजस्थान है, एंड देन एमपी हो गया। एमपी से सीधा होता होता यहाँ पे आ गया छत्तीसगढ़, थोड़ा टच किया, एंड देन झारखंड। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, तो इंडियन ये 8 स्टेट है वेस्ट टू ईस्ट। ये वेस्ट टू ईस्ट मैंने इसलिए लिखा है कि हो सकता है एग्जाम में वो अरेंजमेंट आ जाए कि वेस्ट से ईस्ट आप इसे अरेंज करो या ईस्ट से वेस्ट करो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम गुजरात से कंसिडर कर रहे हैं तो वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहे हैं। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। लोग ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कंफ्यूज करते हैं, तो वहाँ पे आप ये याद रखना कि ठीक है, कि गुजरात से तीर चलाया तो मिर्जा मर गया। राइट,
तो आप ये देखो, इतना तो आपको कॉमनली मैप का विजुअल आपके दिमाग में होगा तो आप ये याद रख लोगे। बट त्रिपुरा और मिजोरम में कंफ्यूजन होता है। तो त्रिपुरा तीर और मिजोरम से मर गया, गुजरात से अगर तीर चलाया तो मिजो मर गया। ठीक है, तो आप ऐसे कुछ करके याद कर लो। और जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है जो अभी बताया कि यूपी के मिर्ज़ापुर से क्रॉस करता है, वो हमारा 4 स्टेट से क्रॉस करता है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ना, तो लॉन्गिट्यूड इस तरह से आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे मिर्ज़ापुर जगह होगा, यहाँ से यही हमारा 82 डिग्री है, 82 डिग्री है ना ईस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 स्टेट से है। तो एक सेकंड, यहाँ पे देखो, यूपी से होते हुए आ गया पहले आपका छत्तीसगढ़, एंड देन हल्का सा उड़ीसा, एंड देन आंध्र प्रदेश। तो यूपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारा, वो दोनों छत्तीसगढ़ से होके गुजरता है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे दोनों मीट करते हैं। तो क्या क्या मीट करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, आईएसटी। तो 4 स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्रॉस करता है और 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। राइट, तो ये हो गया एक फैक्ट। एंड देन अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो इंडिया है उसका तो हम लोगों ने एक्सटेंट तो देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि उसका टोटल एरिया क्या है। राइट, तो देखो टोटल एरिया क्या है। तो टोटल एरिया पहले जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि लेंथ जो है, नॉर्थ टू साउथ हम लोग लेंथ मान रहे हैं। तो लेंथ जो हमारा इंडिया का है वो है 3214, 3214 किलोमीटर। एंड जो हमारा ईस्ट टू वेस्ट जो ब्रेड्थ है वो है 2933 किलोमीटर। तो अगर हम किसी भी जगह का एरिया निकाल रहे हैं, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा इंडिया का एरिया है। एंड वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज इन द वर्ल्ड। राइट, ठीक है। चलो, अब जो सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज वो है राजस्थान, एंड सबसे छोटा है वो है गोवा। तो ये बेसिक फैक्ट्स आप दिमाग में रखोगे, इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। राइट, अब ये हो गया हमारा टोटल एरिया। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो एरिया तो है टोटल जितना भी है, कोस्ट लाइन हमारे पास कितना है। कोस्ट लाइन हमारे पास 7517 किलोमीटर है, और ये इंक्लूडिंग है आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। राइट, तो ये इंक्लूडेड है। अगर हम ये दोनों आइलैंड को हटा दें और सिर्फ हम मेनलैंड की बात करेंगे तो ये लगभग जो है 6510 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, ये डेटा किसी बुक में अलग अलग दिया हुआ रहता है, तो आप ये चीज़ें देख लेना। राइट, अब हम कोस्ट लाइन की अगर बात कर रहे हैं तो हम ये चीज़ समझते हैं कि कोस्ट के बाद भी हमारा कुछ वाटर पे भी राइट्स होता है हर कंट्री का। तो हम अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये देखेंगे कि हमारा, देखो ये हमारा कोस्ट लाइन है। राइट, एक सेकेंड, ये है हमारा कोस्ट लाइन। ठीक है, ये तो हो गया, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, एंड इधर अरेबियन सी है, ये तो पता होगा। राइट, तो किसी डायरेक्शन में कोस्ट का जो रूल है वो सेम होगा। तो जो हमारा कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन से जो 12 नॉटिकल माइल तक जो जगह होता है, जो एरिया होता है, उसे हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। अभी मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, टेरिटोरियल सी कहते हैं। राइट, वो हो गया टेरिटोरियल सी। ठीक है, एक सेकेंड, या दो, ठीक है। तो ये है हमारा टेरिटोरियल सी, जो टेरिटरी से सटा हुआ है, जो 12 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, एंड देन 12 से फिर जो अगला 12 होगा, नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल, मतलब कि 24 नॉटिकल माइल तक हमारा कंटिगुअस जोन हो गया। ठीक है, और कंटिगुअस जोन में जो हमारा इंडिया के पास फिजिकल राइट्स होते हैं, एक्साइज ड्यूटी राइट्स होता है, पॉल्यूशन कंट्रोल, इमिग्रेशन लॉज बना सकता है। तो दीज आर दी राइट्स, जहाँ पे मतलब एक तरह से समझ लो कि ये
एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं किसी भी कंट्री के उसके टेरिटोरियल बाउंड्रीज पे, एब्सोल्यूट राइट्स हैं, दीज आर दी एब्सोल्यूट राइट। यहाँ पे किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस किसी दूसरे कंट्री का नहीं हो सकता, राइट। एंड देन 12 और 12 कितने हो गए, 24 नॉटिकल माइल्स हो गए। अब 24 नॉटिकल, अब जो कोस्ट लाइन है यहाँ से जो 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा ई ई जेड, ई ई जेड व्हाट इट इज स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल, सॉरी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, राइट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये होता है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा क्या है, ई जेड है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सर्वे कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं मरीन लाइफ के बारे में, मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, वो हमारे कंट्री का राइट है। ओके फाइन, नाउ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। तो ये हमारा हो गया, सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, कि देखो एक जो नॉटिकल माइल है ना, तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर, ठीक है। ये नॉटिकल जब लग गया ना, तो ये हम जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ऑन वाटर बॉडीज, ठीक है। और जो सिंपल जो हम लोग माइल की बात करते हैं वो होता है 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, 652 ऐसे ही कुछ करके, तो 1.6 बेसिकली याद रखो। तो जो नॉटिकल माइल होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू माइल। तो माइल जो बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्या, ऑन लैंड और सरफेस, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखना है। तो हमारा कहाँ तक क्या क्या राइट्स हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। पहला है टेरिटोरियल जोन, जो टेरिटोरियल सी हो गया हमारा, जो टेरिटरी से सटा हुआ है। एंड देन वहाँ से फिर 12 नॉटिकल माइल ऐड करेंगे तो हमारा कंटिगुअस हो जाएगा, और उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। और कहाँ कहाँ पे हमारे कंट्री के पास क्या क्या राइट्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो एरिया हो गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज़ पे, यहाँ से सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में और पूछे गए हैं। देखो तो सिंपल यहाँ पे हम लोग, मैंने एक बना के रखा है कि बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर बनाता है इंडिया, तो वो जो लाइन है वो है रेड क्लिफ लाइन। सेम हमारा पाकिस्तान के साथ भी है। उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था, ये ईस्ट पाकिस्तान हम लोग इसे कहते थे। तो उस समय सर रेड क्लिफ आए थे जिन्हें करना था वो मार्किंग, तो उन्होंने पाकिस्तान का किया, तो बांग्लादेश का भी उन्होंने किया। तो वहाँ पे भी रेड क्लिफ लाइन है और पाकिस्तान में भी रेड क्लिफ लाइन है, ओके। एंड देन विथ चाइना वी हैव मैकमोहन लाइन। नेपाल के साथ, नेपाल इंडिया का अपना इंटरनेशनल बाउंड्री है, जस्ट लाइक दैट म्यांमार के साथ भी है, भूटान के साथ भी है, एंड अफगानिस्तान के साथ हमारा डुरंड लाइन है। सबसे छोटा बाउंड्री हमारा अफगानिस्तान के साथ है। बाउंड्री वाइज हमने यहाँ पे, एक सेकेंड शायद मैंने लिखा होगा, नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये देख लो, सबसे नंबर एक सबसे ज़्यादा बाउंड्री हम किसके साथ बनाते हैं, तो बांग्लादेश के साथ। क्योंकि देखो यहाँ पे ना बांग्लादेश लगता नहीं है, बट बांग्लादेश क्या है कि यहाँ पे तो 7 सिस्टर, इधर ये वेस्ट बंगाल, तो घूम घूम के ना इंडिया के साथ ही वो बाउंड्री बना रहा है, तो ये लंबा हो जाता है। तो नंबर एक पे हमारा बांग्लादेश हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जैसे देखो, यहाँ पे नंबर बांग्लादेश से कितना है, लग 4000, एक सेकंड में यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैसे है बट आपको पता नहीं चलेगा। तो बांग्लादेश का 4096.7 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा लंबा ये हो गया पहले पे। दूसरे पे बांग्लादेश से सीधा हम लोग शिफ्ट करते हैं कहाँ पे, नेपाल। नेपाल के साथ देखो कितना है, एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं, नेपाल, सॉरी, बांग्लादेश के बाद हमारे पास आ जाएगा चाइना, ठीक है। चाइना, चाइना के साथ जो इंडिया का बाउंड्री है वो है 3488 किलोमीटर, राइट। एंड देन पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर, राइट। पाकिस्तान के बाद हम चलते हैं सीधा कहाँ पे, नेपाल के पास, ठीक है। नेपाल,
नेपाल हो गया 5 नंबर पे। इसके साथ हमारा बाउंड्री का कितना लेंथ है, 1751 किलोमीटर। एंड देन म्यांमार हो गया, म्यांमार के साथ हमारा कितना है, 1643 किलोमीटर। एंड देन नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, एंड भूटान के बाद लास्ट में हमारा अफगानिस्तान आएगा। ठीक है, तो भूटान के साथ हमारा कितना है, ठीक है, भूटान के साथ है 699 किलोमीटर। एंड अफगानिस्तान के साथ हमारा 106 किलोमीटर। ठीक है, तो आप इसे याद रखना कि किसके साथ कौन सा लंबा बाउंड्री है, किसके साथ सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये हो गया अब हमारा बॉर्डरिंग कंट्रीज। तो ये था बेसिक एक आईडी, समझ लो आईडी कार्ड होता है ना, कि बस मेरा नाम ये है, मेरा हाइट ये है, ब्लड ग्रुप ये है। तो ये कंट्री का बस आईडी था हमारा इंडिया का। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बेस्ट हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं, और इसमें से भी हम लोग और कुछ आगे देखेंगे। तो ये हमारा हो गया। चलो, अब ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, एंड नाउ वी विल मूव टू जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो जब हम जियोलॉजिक टर्म कहीं देखो ना, तो सीधा समझ लो कि बात किसका होगा। तो बात होगा रॉक्स का, स्लोप्स का, सॉइल और मिनरल्स का, सरफेस, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। दीज आर द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, राइट। अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को हम समझने से पहले ये तो समझ लें कि कौन सा स्ट्रक्चर कब बना। इसका मतलब हम समझना है मुझे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। टाइम स्केल जब हम समझने की बात करें, टाइम स्केल मतलब जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग के आधार पे जो हम लोगों ने बनाया है, जो साइंटिस्ट ने बनाया है, ठीक है, उस पर यहाँ से डायरेक्टली सवाल आते हैं कि पहले कौन सा आता है। तो पहले इयॉन आता है, देन एरा आता है, पीरियड आता है, इपोक आता है। अब ये देखो, इयॉन और एरा के बीच में क्या डिफरेंस रहा होगा, एरा कब से स्टार्ट हुआ होगा या पीरियड कब से स्टार्ट हुआ होगा, उसका कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है, एग्जैक्ट डेटा। बट हम क्या करते हैं ना कि कुछ लाखों वर्षों के बीच में जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए, इंसिडेंट हुए, उनसे हम अलग करते हैं, चीज़ों को डिस्टिंग्विश करते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो इयॉन का है, मतलब 100 मिलियन ऑफ ईयर्स एगो का बात कर रहे हैं। उसके बाद एरा जब हुआ तो सिग्निफिकेंट इवेंट्स कुछ हुए होंगे जहाँ से पता चला कि इस एरा में ये बात हुई थी, अर्थ हिस्ट्री। पीरियड मतलब अलग अलग पीरियड में। इपॉक जो है वो सबसे लास्ट में। ये इपॉक क्या है, चंक्स ऑफ टाइम है, छोटा छोटा टाइम स्पैन है, जहाँ पे कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, जहाँ पे मैमल्स है, बर्ड्स आए हैं। और छोटा टाइम कहने का मतलब इयॉन, एरा और पीरियड के अकॉर्डिंग छोटा टाइम है। इपॉक भी बहुत बड़ा टाइम होता है। ठीक है, तो ये हो गया जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अभी हम लोग इसके हिसाब से हम लोग ये देखेंगे कि किस एरा और किस इयॉन, किस पीरियड में कौन कौन सा एज था, और उस समय बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हुई हैं वो क्या हुई, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इयॉन। इयॉन में दो कैटेगरी हैं। एक है प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन से पहले, यहाँ पे कैम्ब्रियन खत्म होगा उसके पहले की बात। एंड जो इस उसके बाद जो है वो फेंड्रोजोइक इयॉन है। तो हमें ये नहीं याद रखना है, प्री कैम्ब्रियन हो गया कैम्ब्रियन से पहले। प्री कैम्ब्रियन देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्री कैम्ब्रियन जो है, यहाँ पे डेटा था नहीं, लैक ऑफ सफिशिएंट डेटा के कारण हम बता नहीं पाते हैं कि उस समय एग्जैक्टली हुआ क्या था, राइट। बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड सर्वे, 86.7% जो अर्थ का हिस्ट्री है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में ही है, जो हमें नहीं पता। बट प्री कैम्ब्रियन के बाद हम आते हैं कैम्ब्रियन में। कैम्ब्रियन पीरियड में फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे अपीयरेंस में आया। ओके, जो पैलोजोइक एरा का कैम्ब्रियन पीरियड था, राइट। तो अब चूंकि पीरियड हम लोग जान रहे थे कैम्ब्रियन, और उसके पहले का डेटा हमारे पास था नहीं, तो उसके पहले के सारे समय को हमने प्री कैम्ब्रियन कह दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो, ये समझना है टेबल को तो बहुत लंबा है, बट मैंने यहाँ पे काम की बातें की है। तो पैलोजिक एरा का जो कैम्ब्रियन पीरियड था, वहाँ उस समय फर्स्ट टाइम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप होना स्टार्ट हुआ। देन हम आते हैं मेसोजोइक एरा में, जो 230 लेके 65 मिलियन ईयर्स एगो का बात है। उस समय 3 पीरियड हुए, क्रेटिसियस, ठीक है, जुरासिक एंड ट्रायसिक। अब देखो यहाँ पे ट्रायसिक के टाइम पे फर्स्ट डायनासोर, मैमल्स और बर्ड्स अपीयर होना स्टार्ट हो गए। और जब टर्सरी पीरियड में हम आए, जब पैलियोसीन टाइम में आए, तो वहाँ पे डायनासोर्स खत्म हो गए, ठीक है। और पीरियड में जो टर्सरी के पैलियोसीन एरा में, इपॉक में एंड ऑफ डायनासोर्स हो गए। और क्वाटरनरी जो उस समय था वो प्री हिस्ट्री में, तो वो हमारा जो है होलोसिन में, यहाँ पे ह्यूमंस ये अपीयर होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये हमारा बेसिक बेसिक बात है। अब जो जियोलॉजिकल, ये तो था ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, बट हम इंडिया के लेवल पे देखते हैं कि जो इंडिया में उस समय क्या हो रहा था, जिसका हम कंपेयर करेंगे करस्पॉन्डिंग अर्थ का जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, राइट। देखो, इंडिया में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये जो मैंने लिखा है ना, ये है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। तो जीएसआई ने क्या किया है, इंडियन रॉक सिस्टम को, अब देखो चूंकि जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या बताया था कि व्हेन वी आर स्टडिंग जियोलॉजी इट मीन्स वी आर स्टडिंग द रॉक्स, स्लोप्स, सॉइल्स, मिनरल्स, ठीक है, सरफेस अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे देखो, तो जीएसआई ने क्या किया कि इंडियन रॉक सिस्टम को 4 डिवीजन में बांटा। तो उसमें से पहला कौन था, पहला जो था वो था ये आर्कियन, पुराना, द्रविडियन और आर्यन। इसको हम लोग अभी एक एक करके डील करने वाले हैं। इंडिया क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो आर्कियन पीरियड का जो रॉक सिस्टम है, वो हम अगर अर्थ का जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखें तो उस हिसाब से प्री कैम्ब्रियन इयॉन के साथ वो कोलाइड करता है। फिर अगर हम पुराना रॉक सिस्टम को देखें तो वो लेटर प्री कैम्ब्रियन के साथ, ठीक है। द्रविडियन को देखें तो 600 से 400 मिलियन ईयर्स एगो लार्जली कॉन्साइड करता है पैलियोजोइक एरा से, और आर्यन जो है वो 400 मिलियन ईयर्स एगो से लेके अभी तक। ये 4 रॉक सिस्टम जो है वो इंडियन क्लासिफिकेशन है जो जीएसआई के द्वारा किया गया है। जीएसआई स्टैंड फॉर व्हाट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्री कैम्ब्रियन रॉक्स में कौन कौन से आएंगे। देखो, आर्कियन भी आएगा प्री कैम्ब्रियन में, यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन देखा मैंने, आर्कियन भी आएगा और पुराना भी आएगा। तो हम लोग आर्कियन और पुराना ये दोनों को डील करने वाले हैं, आर्कियन एंड पुराना को। आर्कियन एंड पुराना का भी अपना अलग अलग फिर सब डिवीजन होगा। आर्कियन के अंदर 2 आएंगे, आर्कियन नीशेस एंड सीट्स एंड धरवार्स जो सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम है। पुराना में कडप्पा आएगा और विंध्यान आएगा। हम लोग ये चारों को अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो आर्कियन, नीशेस एंड स्कीट्स को देखते हैं पहले। तो ये जो है वो फर्स्ट फाउंड रॉक ऑफ द अर्थ है, मतलब अर्लीस्ट है इंडिया में जो पाया जाता है, तो फर्स्ट फॉर्म। तो हम जो मेन मेन बातें हैं इससे रिलेटेड मैं उसी को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है फर्स्ट फॉर्म। प्राइमरीली जो है नीशेस एंड ग्रेनाइट्स इसमें पाया जाता है, फॉसिल का कोई एविडेंसेस नहीं है। पेनिनसुलर इंडिया जो हमारा है, पेनिनसुलर इंडिया, दिस इंडिया, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे मैक्सिमम 2/3 ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया जो है वो कवर है आर्कियन नीशेस और स्कीट से, ठीक है। उसके बाद सिर्फ वहाँ ही नहीं, ऑल्सो अकर इन रूट्स ऑफ माउंटेन पीक जैसे ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, जास्कर, काराकोरम और लद्दाख रेंजेस में भी इस तरह के रॉक सिस्टम पाए जाते हैं। दिस वन इज क्लियर नाउ। अब आते हैं हम लोग धारवाड़ सेडिमेंट्री जो रॉक सिस्टम है हमारा, धारवाड़ और आर्कियन जो है वो आर्कियन ग्रुप का है, राइट। तो धारवाड़ को देखते हैं। अब आर्कियन क्या है ना, कि समय के साथ इसका वेदरिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ व्हाट, वेदरिंग ऑफ आर्कियन रॉक्स। वेदरिंग कहने का मतलब होता है जो टाइम के हिसाब से इरोड करता है, ठीक है, तो उसको वेदरिंग बोल कहते हैं। अर्लीस्ट सेडिमेंट है, चूंकि अर्लीस्ट जो हमारा आर्कियन है उसी को वेदरिंग होके बना है, तो सेडिमेंटेशन हुआ मतलब डिपोजिशन हो गया। तो जब सेडिमेंट बनता गया तो एक सिस्टम बना जिसे हम धारवाड़ कहते हैं, तो वेदरिंग से बना है तो अर्लीस्ट सेडिमेंट तो यही कहलाएगा ना। तो ये हो गया हमारा अर्लीस्ट सेडिमेंट, ठीक है। आज के टाइम पे ये मेटामॉर्फिक फॉर्म में ज़्यादा पाया जाता है और इसमें भी फॉसिल्स नहीं होते हैं। सो यहाँ हमने क्या देखा, आर्कियन में फॉसिल नहीं है, मतलब नीशेस एंड स्कीट्स में, धारवाड़ में भी हमारा फॉसिल नहीं है। तो अभी तक हम लोग ये देख रहे हैं कि आर्कियन सिस्टम में फॉसिल यहाँ पे है नहीं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं नो फॉसिल्स, ठीक है, ताकि एक जगह वो दिमाग में विजुअल बना रहे, ठीक है। नो फॉसिल्स फाउंड, राइट। आर्कियन नीशेस इन धारवाड़ से फिर बाद में और इरोजन होता गया समय के साथ, देन ये बना पुराना जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, पुराना में। अब पुराना का जो फर्दर सब डिवीजन हुआ है उसमें हमारा है कडप्पा और विंध्यांश, राइट। तो कडप्पा देखो, कडप्पा क्या है, ये जनरली बिना फॉसिल के ही होता है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये बिना फॉसिल का होता है, ठीक है, बट कहीं कहीं पाए जाते हैं कुछ, बट मान के चलो कि यहाँ भी फॉसिल नहीं है।
नेम जो इसका कडप्पा सिस्टम पड़ा है वो इसलिए कि कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, उसी के नाम से आंध्र प्रदेश में पाया जाता है ये रॉक सिस्टम, उड़ीसा में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। यहाँ पे क्लियर हो गया। नाउ विंध्यांश में आते हैं, राइट। तो विंध्यांश देखो, विंध्यांश का जो नाम है वो विंध्या माउंटेन से आया है। सासाराम बिहार में एक जगह है, वहाँ से लेके चित्तौड़गढ़ राजस्थान तक ये फैला हुआ है इसका एक्सटेंट विंध्यांश का। पन्ना जो माइन है हमारा डायमंड का और गोलकोंडा माइंस इसी सिस्टम के अंदर लाई करता है। रेड सैंडस्टोन ऑर्नामेंटल स्टोन जिससे हम ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं या ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, रॉ मटेरियल फॉर लाइन ग्लास एंड केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो विंध्यास रॉक सिस्टम में ही पाए जाते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, अभी कैटेगरी में क्या देखा, प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन में हमारा ये दोनों आ रहा था, है ना। नाउ वी विल टॉक अबाउट द्रविडियन और आर्यन, और द्रविडियन जो और आर्यन जो है वो हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आओ, तो कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन के बाद क्या आएगा, कैम्ब्रियन आएगा, और कैम्ब्रियन आया तो उस समय कार्बोनिफेरस रॉक्स भी कहते हैं उसको। कार्बोनिफेरस रॉक्स का कहने का मतलब जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो, कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो मतलब फॉसिल रिच हो, फॉसिल रिच, ठीक है। और अगर हम इसे जियोलॉजी के टर्म में देखें तो कार्बोनिफेरस उसे कहा जाता है जो कोल बियरिंग होता है, मतलब जिसके अंदर कोल पाया जाता हो। लेकिन यहाँ पे देखो एक कैच क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द कोल फाउंड इन इंडिया इज नॉट कार्बोनिफेरस पीरियड, इंडिया में नहीं है वो नया बना है टर्सरी पीरियड में, क्वाटरनरी पीरियड में, जो हम लोग देखेंगे अभी। हाई क्वालिटी कोल जो होता है वो ग्रेट लेक्स ऑफ रीजन जो है यूएसए का, वहाँ पे मिलता है और रूर रीजन में मिलता है, ठीक है, यूरोप का है। तो ये रूर रीजन, ग्रेट लेक्स रीजन जो यूएसए का है, दीज आर द एरिया वेयर कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम आर फाउंड। और कार्बोनिफेरस का मतलब ही होता है कोल बियरिंग एज। तो कोल बियरिंग का कहने का मतलब क्यों इसलिए बोला गया था, क्योंकि जो कार्बोनिफेरस पीरियड का जो कोल होता है उसमें कार्बन का कंटेंट बहुत ही हाई होता है, मतलब कि बढ़िया क्वालिटी का कोल मिलता है यूएस में। इंडिया में जो है वो बढ़िया क्वालिटी का कोल नहीं मिलता है, ठीक है। चलो हम द्रविडियन रॉक के बारे में देख लेते हैं। द्रविडियन रॉक क्या है कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू में नहीं है, नॉट इन पेनिनसुलर प्लेट्यू, बट आर फाउंड इन कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ हिमालय में मिलता है बीच बीच में, ठीक है। एबंडेंट होता है फॉसल, तो द्रविडियन में बहुत ही ज़्यादा फॉसल है, तो एबंडेंट इन फॉसल, दिस लाइन इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर कार्बोनिफेरस एज आ गया, तो बस यहाँ से द्रविडियन रॉक से स्टार्ट, मतलब हमको ये देखना था। अब हम देख रहे हैं द्रविडियन के बाद जो हमारा उसका सब डिवीज़न एक और था आर्यन। अब आर्यन में ना फर्दर 5 सब डिवीज़न किए गए हैं, ठीक है। गोंडवाना आर्यन का है, ये सब चीज़ें अभी एग्जाम में ना लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। द्रविडियन और गोंडवाना में कंफ्यूज कर जाएंगे भाई, द्रविडियन अलग है, गोंडवाना अलग है। गोंडवाना आर्यन का है, आर्यन रॉक सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। द्रविडियन अलग रॉक सिस्टम है। तो आर्यन के अंदर जो गोंडवाना है, जुरासिक है, डेक्कन ट्रैप है, टर्सरी सिस्टम है, क्वाटरनरी फॉर्मेशन है, ये सब पांचों को हम लोग अभी उसका छोटे छोटे जो काम की बातें हैं वो देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द गोंडवाना। नाउ द गोंडवाना सिस्टम जो है फाउंड मेनली कहाँ पे, दामोदर, महानदी, गोदावरी, वैली ऑफ पेनिनसुला, ठीक है। तो आप देखोगे आप कि जितने भी बहुत सारे वैली कॉरपोरेशन है, जैसे कि डीवीसी है, दामोदर वैली, महानदी का, महानदी वैली, गोदावरी वैली कॉरपोरेशन, ये सब में कहाँ पे आर्यन है, आर्यन का गोंडवाना है, यहाँ पे दिस वैली में ये सब रॉक सिस्टम पाए जाते हैं। इंडिया का जो कोल रिजर्व है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 98% ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व इसी गोंडवाना में ही पाया जाता है। तो पहले लोग बोलते थे कि गोंडवाना मतलब समझ लो गॉड है एक तरह से, ऐसे याद रखो कि भगवान है जो हमें सबसे ज़्यादा कोल देता है खाना बनाने के लिए, कुकिंग, ठीक है, फॉर कुकिंग, तो भगवान मानते थे इसे। तो गोंडवाना, तो अगर ऐसे याद रखो कि गोंडवाना लैंड में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है, इंडिया का कोल रिजर्व सबसे ज़्यादा गोंडवाना लैंड में कहाँ पे है, दामोदर, महानदी, गोदावरी। डीवीसी से बस दामोदर पकड़ लोगे तो सारे वैलीज अपने आप याद आ जाएंगे, ठीक है। अगर देखो वैसे भी कोल का जो हेड होता है ना उसे हम कहते हैं डीजीएमएस, ठीक है। डीजीएमएस का मतलब हो गया डायरेक्टर जनरल ऑफ माइनिंग एंड सर्वे। तो आप डीजीएमएस में डी से डी दामोदर कर लो, जी से गोदावरी कर लो, एम से महानदी कर लो,
तो दामोदर गोदावरी महानदी सिस्टम कर लो। दामोदर गोदावरी और महानदी सिस्टम को हम कह सकते हैं डीजीएमएस। तो डीजीएमएस सीधा दिमाग में आए, कोल कोल आ गया तो आप सीधा भगवान को हाथ पकड़ लो, गॉड को, और वहां से गोंडवाना कर लो। ठीक है। अब देखो, चूंकि ये बाद में बना है ना आर्यन, और हमने क्या पढ़ा, द्रविडियन रॉक में क्या है, कार्बोनिफेरस एज का है। तो और उसके बाद आर्यन में भी गोंडवाना लेटर बाद में आया है, तो यंगर देन कार्बोनिफेरस। तो अब यंगर है, अभी तक पूरी तरह से सेडिमेंटेशन अच्छे से हुआ नहीं। सेडिमेंटेशन जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका मतलब कह रहा हूँ कि जो बहुत समय से जो फॉसल फॉसल कैसे बनता है, फॉसल बनता है, ठीक है, बाय डिपोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के और प्लांट के डेड जो है उसके डिपोजिशन से बनता है ये। ठीक है, बाय डिपोजिशन। ठीक है, अंडर अर्थ सरफेस। तो धीरे धीरे वो जो दबता जाता है ना, वो डेड प्लांट एनिमल, वही फॉसल बनता है। ठीक है। तो जो ये नया है, यंगर है गोंडवाना, किससे, कार्बोनिफेरस से। तो ऑब्वियस है कि ये जो इसका जो फॉसल होगा वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाया। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन कंटेंट लो होगा। इसीलिए गोंडवाना में कोल तो हमारे पास 98% है, बट वो उच्चतम क्वालिटी का है नहीं। ठीक है। तो चलो, ये हो गया हमारा, पहला हो गया गोंडवाना, एंड देन नाउ हम लोग आप देखते हैं जुरासिक को। पहले गोंडवाना हो गया, जुरासिक। अब जुरासिक में आते हैं। यहाँ पे मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ। मरीन का मतलब समुद्र तल का जो है वो उठ जाना। उसके कारण बहुत सारा जगह पे सैलो वाटर डिपॉजिट्स तैयार हो गए। ठीक है, जैसे कि राजस्थान में, कच्छ में हो गया। ठीक है। अब वहाँ पे कोरल लाइमस्टोन बन रहा है, सैंडस्टोन मिल रहा है, सेल्स है, कच्छ में मिलता है। तो वो सब क्या है, जुरासिक पीरियड के समय का ये सब है। ईस्ट कोस्ट ऑफ पेनिनसुला बिटवीन गुंटूर और राजामुंदरी, ये इंपॉर्टेंट है, गुंटूर एंड राजामुंदरी एरिया में भी जुरासिक एज के चट्टान या रॉक सिस्टम पाए जाते हैं। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और किसी एग्जाम में आया हुआ भी है, मैंने देखा है ये सवाल। ठीक है। नाउ मूव टू डेक्कन ट्रैप। तो डेक्कन ट्रैप जो है हमारा, वो बहुत लोगों ने सुना होगा। और देखो हुआ क्या, मेसोजोइक एरा का हो गया एंड। जब एंड हुआ तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुए, उसके बाद लावा उससे बाहर निकला, फ्लडेड लावा। लावा जो है सारा वो फैल गया, क्योंकि वो फ्रेगमेंटेड सेडिमेंटेशन था, तो वो पूरी तरह से जो जम जाता है पिघलने से पहले, तुरंत जम जाता है। तो वो जम गया महाराष्ट्र के एरिया में, अदर पार्ट्स ऑफ डेक्कन में। ठीक है। और उसके बाद देखो, जब ये वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है तो क्या हो रहा है कि लैंड भी टूट रहे हैं। तो उस समय दो इवेंट्स हुए। नंबर एक जो इवेंट्स था वो था, ब्रेकअप हो गया गोंडवाना लैंड का, टूट के अलग अलग हो जाना। अपलिफ्ट किया हिमालय जो टेथीसी से। आज हिमालय जो है, जो उसका हाइट है, वो उसके नीचे क्या है, टेथीसी है। वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। बट इसमें ये चूंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ये डिटेल से हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज कैसे हुआ है आउट ऑफ टेथीसी। तो ये जो इसका अपलिफ्टमेंट है और जो ब्रेकअप हुआ गोंडवाना लेट का, ये दो इवेंट हुए हैं जब वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, मेसोजोइक एरा एंड किया, वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ, लावा बाहर आया, और वही जो लावा जो ट्रैप में फंसा ना, तो ट्रैप बना। तो प्रेजेंटली जो डेक्कन ट्रैप है उसी को कहते हैं। ठीक है। ये 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कच्छ में है, सौराष्ट्र जो गुजरात वाला एरिया है, महाराष्ट्र है, मालवा प्लेट्यू है, और नॉर्दर्न कर्नाटका है। तो इतने लंबे चौड़े एरिया में हमारा डेक्कन ट्रैप है। और डेक्कन ट्रैप जो है वो बहुत समय तक वेदरिंग होता गया। तो इससे वेदरिंग के बाद जो है वो ब्लैक कॉटन सॉइल बना, जिसे हम रेगूर कहते हैं। राइट, रेगूर कहते हैं। रेगूर सॉइल को ही ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, रेगूर सॉइल कहते हैं। एंड बेस्ट फॉर व्हाट, बेस्ट फॉर कॉटन, कॉटन कल्टीवेशन। ठीक है। एंड शुगर केन ऑल्सो। चलो राइट, ये हो गया बात। अब हम आते हैं टर्सरी पीरियड में। तो वो टर्सरी पीरियड में क्या था, योसीन से प्लियोसीन तक गए, 60 मिलियन ईयर्स से 7 मिलियन ईयर्स अगो। हिमालय और इंडिया का प्रेजेंट फॉर्म जो है वो टर्सरी पीरियड में ही आया। अभी जो हिमालय का फॉर्म है,
ठीक है। और इंडिया का जो प्रेजेंट लैंड मास का जो फॉर्म है वो सारा टर्सरी पीरियड में ही डेवलप हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट फॉर्म के पर्सपेक्टिव से। नाउ क्वाटरनरी में जो बहुत ही रिसेंट डिपॉजिट है, अब चूंकि देखो ना, ऐसे समझो कि जब टर्सरी में अभी भी हिमालय का मतलब समझ लो जैसे अपलिफ्टमेंट होते रहता है, ठीक है। कभी चाइना अगर उसका हाइट देता है तो कुछ देता है, तो भूटान कुछ देता है, नेपाल कुछ देता है, माउंट एवरेस्ट का आपने सुना होगा, तो वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। तो अभी भी जो इंडिया का प्रेजेंट फॉर्म है वो टर्सरी पीरियड का है। बट आज जब हम क्वाटरनरी पढ़ेंगे तो क्या है इसका मतलब, और रिसेंट डिपोजिट हो गया ना। सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन का जो है आज भी डिपोजिशन हो रहा है हर दिन, ठीक है। डिपोजिशन इज स्टिल कंटिन्यू, है ना। डिपोजिशन अभी भी हो रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स का, सतलज का, और ये क्वाटरनरी पीरियड का है। और करेवा, करेवा जो है वो कश्मीर वैली में पाया जाता है। करेवा क्या है कि एक तरह से सॉइल है, ठीक है, जो बहुत ही मतलब अच्छा होता है। सैफ्रॉन, सैफ्रॉन कल्टीवेशन, करेवा एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ही कॉमन है। इस करेवा में ही सैफ्रॉन उगाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आर्यन पीरियड का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब जियोलॉजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया देखेंगे। देखो जियोलॉजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया जब क्या है, जब हम जियोलॉजी हम जब भी बात करें ना, तुम सीधा समझ जाओ कि ये बात करेगा रॉक का, बात करेगा इंटीरियर ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, है ना, रिवर, वाटर, ये सब बातें होंगी जियोलॉजी में। जब हम फिजियोग्राफी बात करते हैं तो हम ऊपर का बात करते हैं, शेप का, ठीक है। तो अभी हम जियोलॉजी की डिविजन का बात कर रहे हैं, तो इसमें थ्री मेजर है, ठीक है, थ्री मेजर, जिसमें है पेनिनसुलार प्लेट्यू रीजन, हमारा इंडिया का पेनिनसुलार प्लेट्यू, जिसमें से कच्छ भी आता है, काठियावाड़ रीजन जो है, और शिलोंग प्लेट्यू भी पेनिनसुलार प्लेट्यू ऑफ इंडिया में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि शिलोंग कैसे आ जाएगा, बट शिलोंग जो है ना वो आपका पेनिनसुलार प्लेट्यू रीजन में ही आता है। उसके बाद एक्स्ट्रा पेनिनसुलार रीजन हो गया जो नॉर्दर्न इंडिया हो गया, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, राइट। एंड उसके बाद इंडो गैंगेटिक प्लेन हो गया, इंडो गैंगेटिक प्लेन हो गया। ये तीन मेजर डिवीजन है जियोलॉजिकल, और टू माइनर में से एक आएगा कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल एरियाज हमारा, सॉरी, कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड, जिसमें लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिजियोग्राफिक डिविजन्स आते हैं, जो यहाँ पे देखो अभी मैंने बताया कि ये शेप पे बात करता है, शेप ऑफ द लैंड, स्ट्रक्चर बाहर वाला। इसमें हम लोग देख पढ़ने वाले हैं 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स को। पहला होगा नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द थार डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स, राइट। सो ये फिजियोग्राफिक डिवीजन हमारा ये जो होगा वो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, सेकेंड लेक्चर होगा, और इसका मैं बहुत डिटेल में, और जहाँ जहाँ से भी सवाल बनते हैं, अगर आइलैंड से सवाल पूछे गए होंगे तो कोस्टल से, पेनिनसुलर प्लेट्यू से, थार से, मैं अलग अलग स्पेसिफिक विथ क्वेश्चंस इसको डील करूँगा। तो जो अगला हमारा लेक्चर होगा वहाँ से अगर देखो तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं इस पे एक लेक्चर बनाऊंगा सिर्फ फिजियोग्राफिक डिविजन्स पे, और हम लोग ऐसे ही करते करते लेक्चर्स पे लेक्चर्स लेते जाएंगे और पूरे ज्योग्राफी के सिलेबस को कवर अप कर देंगे। तो ये था जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट कि हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये जान लो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो हमें पता होना चाहिए अपना इंडिया के बारे में। तो आप ये था, तो आप इसे देख लो, और फिर सेकेंड वीडियो जो आएगा वो हमारा आएगा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।